नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज हिस्ट्री का इनकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो है शिल्प कला और आगे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करूँगा। चलता हूँ और देखता हूँ क्या है। तो पहला हम लोग यहाँ देखेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला। ये जो शिल्प कला के बारे में है, इसमें क्या है कि हड़प्पाई कांस की वस्तुएं यानी कांसे की जो है वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। मतलब क्या कहता था कि हड़प्पा के जो लोग थे ना, वह कांसा निर्माण करने में जो जिस विधि से निर्मित होता था उससे लोग काफ़ी परिचित थे। यहाँ कांसा तो तांबा और टीन से मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, तांबा जो उस समय राजस्थान की खेतड़ी के खान से प्राप्त किया जाता था और टीन जो है अनुमानितः अफगानिस्तान से लाया जाता था। मतलब क्या कहता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कला के अंतर्गत अगर कांसे का निर्माण की विधि की बात किया जाए तो उसको ज्ञात था, लेकिन कांसे में दो चीज़ मिलाया जाता है, एक तांबा मिलाया जाता है और दूसरा मिलाया जाता है टीन। तो तांबा उसको कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान के खेतड़ी नामक खान से, और टीन का जो आयात होता था वो अफगानिस्तान से करता था। इसके बाद बुनाई उद्योग में प्रयोग की जाने वाली ठप्पे बहुत ही वस्तुओं पर लाए गए थे। देखिए, बुनाई में भी वह शिल्पकला में भी था, और कपास का भी उत्पादन यही सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। आगे बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगीरों जैसे महत्वपूर्ण शिल्पी के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग की अस्तित्व का भी पता चलता है। मतलब उस समय ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था और पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह का जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बड़े बड़े घर की इमारत का निर्माण भी प्राप्त हुए। तो इस परिस्थिति में कहता है कि उस समय राजमिस्त्री वर्ग का अस्तित्व में था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये क्या है? हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से परिचित थे। और टेराकोटा मूर्तियों की निर्माण हड़प्पा सभ्यता जो है महत्वपूर्ण शिल्प विशेषताएं थी। आगे है जौहरी वर्ग, मतलब जो सोनार लोग थे जो आभूषण का निर्माण करते थे उसको जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों की आभूषण का निर्माण करते थे। ये शिल्प कला के अंतर्गत ही आते हैं। अंतिम है मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधि भी थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तन का निर्माण करते थे। मतलब हड़प्पाई के लोग, मतलब यह कहता है कि वहाँ हड़प्पा से कुम्हार की चाक का भी साक्ष्य मिले हैं, और आपका उस समय जो बर्तन बनता था वह चमकदार बर्तन बनता था। ये सारे साक्ष्य आपको हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संस्थाएं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, संस्था में क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं। मतलब वहाँ से लिखित साक्ष्य नहीं के बराबर मिले हैं। 2-4 साक्ष्य जो है वो लिखित मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ी नहीं जा सका है। मतलब मिले हैं लेकिन वह पढ़ने में अभी तक असमर्थ है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे है, एक परिमाण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझने में काफ़ी कठिनाइयों का कार्य है। हड़प्पाई स्थल पर किसी मंदिर की प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब हड़प्पा में कोई भी मंदिर होने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः हड़प्पा सभ्यता जो है पुजारियों की प्रभुत्व या विद्यमान को नकारा जा सकता है। वहाँ पूजा पाठ की कोई प्रचलन नहीं थी, ऐसी हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा
शासित थे। मतलब उस समय व्यापारी वर्ग के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को शासित करते थे। आगे है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों की केंद्रण की बात करें तो पुरातत्व अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद कुछ पुरातत्वविदों की राय है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था। मतलब उसमें कोई पर्सनल कोई विशेष वर्ग जो होता है शासक वर्ग, वैसा कोई शासक वर्ग नहीं था। यहाँ क्या था, तो समाज के हर व्यक्ति के को समान दर्जा प्राप्त, मतलब सभी वर्ग को समान दर्जा प्राप्त था, तो कोई विशेष वर्ग शासक वर्ग उसमें था ही नहीं। कुछ पुरातत्वविदों की राय है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग मौजूद थे, लेकिन यहाँ कुछ का मानना था कि शासक वर्ग थे जो विभिन्न हड़प्पा स्थलों के शासन करते थे, जो कहता विभिन्न स्थल में शासन करते थे। आगे देखिए, धर्म की बात करें, हो गया संस्थाएं। अब देखिए धर्म की बात करें तो यहाँ टेराकोटा की लघु मूर्तियां पर एक महिला का चित्र पाया गया। मतलब यह देखिए किसका चित्र पाया गया, महिला का, यानी कि यहाँ का जो सत्ता था वह क्या कैसे मिलेगा आपका, मातृसत्तात्मक। क्या मिलता है, मातृसत्तात्मक। देखिए यहाँ इनमें से एक लघु मूर्ति में महिलाओं के गर्भ में उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। इसके बाद है कि हड़प्पाई पृथ्वी का उर्वरक की देवी मानते हैं और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते हैं जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। मतलब यह क्या कहता है कि हड़प्पा के लोग जो है वह पृथ्वी यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, ताकि वह फसल का उत्पादन जो है अधिक से अधिक हो, इसलिए प्रकृति की पूजा। और इसकी तुलना कहता है कि मिस्र में नील नदी की जिस तरह पूजा करते हैं उस तरह हड़प्पा में भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है, पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रेणी चित्र पाए गए हैं जो योगी के मुद्रा में बैठे हैं। मतलब योगी के जैसे आकार में बैठे हुए हैं। देवताओं की एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। इनके पैर के पास 2 हिरणों के चित्र है और चित्रित भगवान की मूर्तियों को पशुनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। ये जो कोई भी देवता अगर है तो उसके लिए अलग अलग पशु उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तरफ बाघ होता था, एक तरफ गैंडा होता था, एक तरफ सिंह होता था, एक तरफ भैंसा होता था और पैर के पास दोनों तरफ 2 हिरण बैठे होते थे। और ये जो है इसको क्या कहता है, पशुपति की महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों का चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या था, एक सिंग वाला गैंडा था और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुब्बड़ वाला सांड था। और अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 2 लेते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ अब आ जाते हैं सीधे पतन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के बारे में चर्चा करेंगे और यहीं इस पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। मतलब इसका पतन का क्या सही कारण है ये नहीं कर सकते। अलग अलग इतिहासकार ने इसको अलग अलग तरफ से पतन को बताया है। चलिए देखिए, एक सिद्धांत का कहना है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, पहला कारण। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में कई तत्व पाए गए हैं जिनमें यह सिद्ध हुआ कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुए थे। मतलब कहता है कि दूसरा इसका कि ये जो आक्रमण का कारण बताया है तो आक्रमण का कारण इसका सही कारण नहीं हो सकता। तो तीसरा है
कि दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण की प्राकृतिक जन्म मानते हैं और प्राकृतिक कारणों से भूभाग तथा जलवायु संबंधित हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र अत्यधिक वितरणीय विक्षोभी की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण से अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कि एक प्राकृतिक कारण प्रतिमान के बदल सकते हैं। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों के द्वारा मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों को बढ़ाए गए हैं। और अंत में है, इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का मार्ग गति में हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया। देखिए, इसका मतलब कहा गया है कि हो सकता है इसको कोई कहता है कि बाढ़ के कारण से हुआ, कोई कहता है कि ये विदेशी आक्रमण के कारण से हुआ, कोई कहता है कि आग लगने के कारण से हुआ। तो अलग अलग इतिहासकार इसका परिभाषा जो है पतन का अलग अलग दिया है, लेकिन सर्वमान्य इसमें क्या दिया है कि बाढ़ के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हुई है। तो आज जो है 4 क्लास में मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा वीडियो कर दिया हूँ और प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे, टॉपिक अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।